हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ जो हमारे भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन है, विज्ञान और मापन। उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आपको करना क्या है, केवल आप वीडियो को आराम से देखते रहिए, एकदम बिल्कुल ध्यान को एकाग्रचित होकर के देखिए। परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से समझ में आ जाएगी। इसीलिए आप केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना क्या है कि विज्ञान क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बताइए विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे। आपसे कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग कि विज्ञान वह है जो किसी भी क्षेत्र में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। माने हर विषय में आपको ज्यादा जानकारी अगर मिल गया तो आप विज्ञान में हैं। नहीं, चाहे मैथ का ही आप अच्छा जानकार है ना, तो वो भी आपके लिए क्या है, विज्ञान है। ठीक है। इंग्लिश के आप अच्छे जानकार हैं, वो भी आपके लिए क्या है, विज्ञान है। ठीक है। यानी विज्ञान का मतलब हुआ विशेष ज्ञान। लेकिन कैसे, तो लिखेंगे किसी भी विषय में सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग और परीक्षण के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या बोलेंगे हम लोग, विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे किसी भी विषय में परीक्षण और प्रयोग के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं। कोई भी विषय रहेगा और उसमें सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयोग और परीक्षण के आधार पर जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं हम लोग विज्ञान। अब समझिए, सबसे पहले विज्ञान क्या, सावधानी पूर्वक का मतलब बारीकी से, मतलब ध्यान से। ठीक है। अब एक साइकिल आप चला रहे हैं, चलाते समय थोड़ी सी आपको ना कट कट की आवाजें सुनाई पड़ी, तो आप क्या समझे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। क्लियर है। तो आप तो पहले चलाते चलाते अनुभव करते हैं इसे किधर से आ रहा है, ओ अच्छा पिछला चक्का कटर कटर कर रहा है कि अगला चक्का। नहीं हो, सावधानी पूर्वक आप ध्यान देते हैं पहले उस पर। ना होता तो उतर जाते हैं आप लोग। उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। और उतर के उसको आगे पीछे चला के देखते हैं, कहां से कट कट किया भाई। अच्छा, यह स्पोक एगो टूटा हुआ है, क्या है कि नहीं। ये हुआ सावधानी पूर्वक अध्ययन। सावधानी पूर्वक फिर प्रयोग के आधार पर आगे पीछे करके उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं। तो यही हो गया आपका क्या, विज्ञान। यानी किसी भी विषय में सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग और परीक्षण के आधार पर, प्रयोग क्या किया आपने, साइकिल को आगे पीछे किया आपने, आपको जानकारी मिल गई कि कहां से हो रही है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, और ना हुआ तो मिस्त्री के पास जाएगा। नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग विज्ञान। अब समझते हैं विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान कितने प्रकार के, तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है जीव विज्ञान, एक होती है भौतिकी विज्ञान। क्लियर है। विज्ञान कितने प्रकार के, कौन कौन। अब देखिए, जीव विज्ञान क्या है, फिर भौतिकी विज्ञान क्या है, समझते हैं। जीव विज्ञान का मतलब हुआ कि वैसा विज्ञान जिसमें जीवन संबंधित, माने सजीव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में, सजीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वह कहलाता है जीव विज्ञान। ठीक है। जब कोई सजीव वस्तु संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग जीव विज्ञान। अब हमारे बारे में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं कि ये वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, चलन होता है, इनमें गति है, नहीं है। तो ये क्या हमारे बारे में जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो हम एक सजीव प्राणी हैं, सजीव, तो ये कहलाता है विज्ञान। ठीक है। इसी तरह से गाय भैंस के बारे में आप पढ़ते हैं, कुत्ते बिल्ली बकरी मधुमक्खियां के बारे में पढ़ते हैं, वो सब क्या है, हमारा एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। वो सब क्या है, एक प्रकार का हमारा विज्ञान है। तो किसी भी विषय में अगर क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, किसी भी विषय में अगर, जैसे
कोई सजीव है, जैसे सजीव की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे हों, मधुमक्खियां तितलियां हो, नहीं, या कोई बड़े जीव जंतु हाथी घोड़े हों, मनुष्य हों, इन सब के बारे में अगर कोई सजीव वस्तु के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? अब आपने अभी क्या देखा? एक तो आपने देखा विज्ञान। अब विज्ञान का दो धिया पुता हुआ, नहीं, कौन कौन धिया पुता हुआ? तो एक हुआ जीव विज्ञान और एक हुआ भौतिक विज्ञान, है ना। अब जीव विज्ञान के फिर दो गो धिया पुता हुआ, एक होता है कौन? तो याद रखेंगे प्राणी विज्ञान, एक हुआ गया वनस्पति विज्ञान, है ना। यानी विज्ञान की पोता हो गया, नहीं जी, पोता पोती जो भी होगा। तब प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं अगर आपसे कोई पूछ दे? तब प्राणी विज्ञान का मतलब हुआ जिसमें प्राणियों के बारे में, प्राणियों के बारे में, प्राणी माने कौन? अभी मत समझिएगा कि वो राम और सीता दोनों प्राणी है, वो वाला प्राणी नहीं, वो पति पत्नी वाला प्राणी नहीं, यहाँ जीव जंतु वाला प्राणी की बात कर रहे हैं। नहीं, जीव जंतु, गाय भैंस कुत्ते मधुमक्खी बिल्ली, ये है ना, ये प्राणी है, इसको कहते हैं हम लोग। तो इनके बारे में जब अध्ययन करते हैं ना मेरे भाई, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारा प्राणी विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान क्या है? तो जिसमें वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो कहलाता है प्राणी। इसको अंग्रेजी में अगर बोला जाए, इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं हम लोग? बोटनी। इसको कहते हैं हम लोग जूलॉजी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपने समझा विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी भी विषय में क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन को हम लोग कहते हैं विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखाएं? तो दो। कौन कौन? पहला हो गया जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? तो दो। कौन कौन? प्राणी, वनस्पति। अब चलते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। तो किसी भी कोई निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु, और उसके संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। कोई निर्जीव वस्तु उससे संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा भौतिकी विज्ञान। ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु उससे हम लोग निर्जीव वस्तु संबंधित कोई भी अब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, रंग रूप आकार गति संरचना, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा भौतिकी विज्ञान। ठीक है, अब इसके भी फिर दो धिया पुता होता है। एक होता है जिसको आप लोग कहते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी शास्त्र, और एक होता है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। भौतिकी शास्त्र किसे कहते हैं? यानी भौतिकी, तब भौतिक अवस्था के बारे में। भौतिकी माने भौतिक अवस्था, यानी वेग, ऊर्जा, बल, द्रव्यमान, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग भौतिकी विज्ञान। क्या बोलेंगे? लेकिन जब उसके रसायन के बारे में पढ़ते हैं, रसायन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। जब उसके रसायन के बारे में, जैसे केमिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, उसके बारे में जब रहेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रसायन विज्ञान। नहीं होते 180 रुपया ले, 180। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रसायन के बारे में, यानी कि उसके अवस्था परिवर्तन होती है तो गुण बदलता है, नहीं बदलता है, तो इन सब के बारे में उसके क्या कहते हैं? रसायन संबंधी समझिए। तो जितने बातें पढ़ते हैं, जैसे जल का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सब क्या कहलाता है? हमारा रसायन। तो आपने अभी तक समझा विज्ञान को कितने भागों में? दो भागों में। फिर भौतिकी को दो भागों में। कौन कौन? तो भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र। यहां तक किसी को दिक्कत? तो विज्ञान किसे कहते हैं समझ गए? विज्ञान के कितने भाग? दो। फिर उन दोनों के कितने भाग? दो दो भाग। डाउट क्लियर? चलते हैं आगे, हमारा है आगे क्या कहता सुनते हैं। यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब वैज्ञानिकों के काम करने के तरीके। अब हमें क्या पढ़ना है? वैज्ञानिकों के काम करने के तरीके। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक है ना, वो काम किस आधार से करता है? अब सोचिए कि किसी ने अगर बनाया हो यूरिया, किसी ने जल बनाया प्रयोगशाला में, तो क्या एकाएक बना लिया होगा? सीमेंट किसी ने बनाया, अल्कोहल किसी ने बनाया, क्या एकाएक बना लिया होगा? नहीं बनाया होगा। उसके कई ना कई तरीके होंगे, उन तरीकों का वह अध्ययन किया होगा, कई बार बर्बादियां हुई होगी, नहीं हुई होगी, तब जाकर के आप। अब सोचिए, ऐसे सब आदमी को चलने आता है कि नहीं आता है? पांव तो जन्म लिए थे तब भी था आपको, नहीं?
लेकिन पहले जैसे आप चलते थे उसमें और अभी में क्या डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, अंतर है। जब आप चल रहे होंगे शुरू में, तब पहले तो खड़े होंगे, 2-4 बार धप-धप गिरे होंगे, है कि नहीं है? सारे लोग गिरे होंगे, हम भी गिरे होंगे, आप भी गिरे होंगे। क्या? फिर उसके बाद दीवार आर धर के चढ़े होंगे, मम्मी के हाथ आर पकड़ के टहले होंगे, क्या है कि नहीं? थोड़ी याद और चलने के बाद फिर थोड़ा-थोड़ा नहीं। हाँ, अदिति कह रही कि नहीं हमने ऐसे किए हैं, हम तो एक बार जन्म लिया दौड़ना शुरू कर दिए। क्योंकि गाय का बछड़ा था, नहीं गाय का बछड़ा को देखा जन्म लेता है टहलना शुरू कर देता है। चलिए आइए किताब को। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान देंगे, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे नहीं, वैज्ञानिक भी वही करता है, कोई भी चीज पर ना सावधानी से काम करता है। और उनके तरीके क्या है समझिएगा। पहले घटना पर आधारित सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। घटना पर कोई भी परीक्षण करता है कि ये कैसे घटना घटी, क्लियर, उस पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करता है। जैसे अभी हमने साइकिल का एक उदाहरण दिया था कि साइकिल जब आप चढ़ते हैं, साइकिल में जैसे किसी तरह की आवाज आनी शुरू होती है, तो आप उसका परीक्षण करते हैं कि कहां से आवाज आ रही है, उसको हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, आगे पीछे नहीं, ये नहीं होता है। चलिए, तो ये पहला तरीका है कि सावधानी पूर्वक उसका क्या करता है, वो परीक्षण करता है। फिर संभावित कारणों का अनुमान लगाता है। जैसे आप देखे तो सोचे कहां से आ रहा है, ये चक्का घिसा कैसे, नहीं ये कटकट की आवाज आई कि, ये जो अनुमान लगाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। कहीं हचक्का उचक्का में तो ना डाल दिए कि हमारा रिमेटेड हो गया, कि स्पोक टूट गया, नहीं। यानी आप क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये कैसे हुआ। तीसरा है परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों का जांच करते हैं। आप जांच करते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ, क्यों, नहीं, उन पर जांच किया जाता है। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, उसको जांचते हैं। आगे चलते हैं। उनका चौथा काम है जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऐसे डायरेक्ट निष्कर्ष पर नहीं चले जाते हैं कि हाँ ऐसे हुआ, पहले उस पर सावधानी पूर्वक जांचते हैं, जांच करके तब जाकर के वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आवश्यकता अनुसार विचार और सोच में प्रयास परिवर्तन करते हैं, फिर उनमें अपनी सोच और जो जांच हुई उनमें परिवर्तन करके तब एक निष्कर्ष पर आते हैं, फिर वो उसको प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण समझाते हैं। हम जानते हैं, जितने भी केमिस्ट्री के छात्र होंगे, फिजिक्स के छात्र होंगे जो पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि हमारा जो जल है ना, जल वो किसका बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्लियर। लेकिन जब वो जानते थे तो उसको तोड़े होंगे तब ना जाने होंगे, या बनाए होंगे तब ना जाने होंगे क्या। अब जानते हैं हाइड्रोजन 2 लीटर, ऑक्सीजन 1 लीटर मिलाएंगे, उसको गर्म करेंगे तब बनेगा जल हमारा, क्लियर। तो जो वैज्ञानिक होगा उसको पहले क्या किया होगा कि दोनों एक रंग से मिलाया होगा, क्या, हाइड्रोजन 2 लीटर, ऑक्सीजन 2 लीटर रख दिया होगा, चेक करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है, नहीं। फिर वो नहीं बना जल उनको, फिर क्या किए, उसको हाइड्रोजन को 1 लीटर कर दिए, ऑक्सीजन 2 लीटर रहने दिए, फिर बनाए तो भी नहीं बना। फिर उसको उल्टा कर दिए, हाइड्रोजन को 2 लीटर, ऑक्सीजन को, तब बन गया। तो कहा ऊपर वो अच्छा अब समझ में आया कि 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन देने से बनता, ऐसा वो समझे। तो वो बात को अपने में निष्कर्ष निकाले होंगे, नहीं निकाले होंगे, सब लोग विचार किए होंगे कि इस तरह से हमको इस पर निष्कर्ष देना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी विचार को वो पहले जांचते हैं, जांच करके तब वो निष्कर्ष पर आते हैं। तो वैज्ञानिकों के काम करने के तरीके समझ गए कि किसी घटना का पहले सावधानी पूर्वक अध्ययन, फिर अध्ययन का कारण का अनुमान लगाना, प्रयोग द्वारा कारणों की जांच करना, फिर निष्कर्ष, और अंतिम में वो परिवर्तन करते। कोई डाउट, चलते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा, वैज्ञानिकों द्वारा काम करने के तरीके। अब चलते हैं, देखिए विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, उसमें सबसे पहले हमें कहता है मापन के बारे में। क्योंकि मापन द्वारा, समझेंगे, मापन द्वारा विज्ञान को मापने पर ही आधारित होता है। कोई भी विज्ञान है ना, वो मापने पर आधारित है, क्लियर। कोई भी विज्ञान किस पर आधारित है, मापन। खास करके भौतिकी में तो पहले माप होती है। अब कहिएगा सर हम समझे नहीं। अब समझिए कि जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए भाई हमारे गांव से समस्तीपुर कितनी दूरी है, आप क्या बताएंगे, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। ये मापन दिए कि नहीं दिए आप, लेकिन हम समझे नहीं। अगर यार 20 किलोमीटर लिख दें केवल, नहीं 20 किलोमीटर लिख दें तो इससे भी पूरा नहीं होता है।
उसमें थोड़ा सा दिशा भी डालना पड़ता है कि 20 किलोमीटर उत्तर है। नहीं जी, अगर 20 सीधे लिख दें तो उससे भी काम नहीं चलेगा, किलोमीटर लिख दें तो भी काम नहीं चलेगा, सब साथ साथ लिखना पड़ेगा, 20 किलोमीटर उत्तर है। ना समझे? तो ये क्या है? एक मापन हुआ। ये क्या हुआ? मापन। समझ रहा ना? जैसे मान लीजिए आपके पास एक जनरेटर रखा हुआ दरवाजे पर है ना, जनरेटर समझ रहे हैं कि नहीं? जो बॉल बढ़ता है ना रात उत में, देखे कि नहीं देखे आप लोग? शादी विवाह में भुकुर भुकुर करता है। चलिए, सब लोग देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है। गौनो भाई निकला है वो जनरेटर वाला, चालू कर जनरेटर। क्या जी? चलिए जो भी है, तो कहने का अर्थ है वो जनरेटर कितनी शक्ति वाला है, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या? जैसे आप सुनते होंगे ये 5 हॉर्स का है, ये 10 हॉर्स का है, सुनते हैं ना? यानी कहने का अर्थ है कि वह 10 हॉर्स का अगर है तो समझिएगा कि वो 8 गो डीजे को बजा सकता है एक बारी। नहीं, अगर 5 हॉर्स का है तो खाली लाउड स्पीकर बजावेगा, डीजे लगाइएगा वो कुकुआ के रह जाएगा, पावरे नहीं उसके पास। ये जो आपने उसकी शक्ति को जांचा, ये क्या है? उसकी मापन है। ये क्या है? तो आपने क्या समझा अभी तक? कि विज्ञान जो होता है ना मेरे भाई, विज्ञान जो होता है वो क्या होता है? मापन पर आधारित होता है। विज्ञान किस पर आधारित होता है? मापन अगर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, इसीलिए विज्ञान किस पर आधारित। अब चलिए, किसी भी राशि को एक विशेष प्रकार के मानक मापन में व्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं उसका मात्रक। क्या कहते हैं हम लोग? अब कोई भी चीज को ना व्यक्त करने के लिए हम लोग एक न्यूनतम इकाई लेते हैं। क्या लेते हैं? इसको कहते हैं उसका मात्रक। अब जैसे दिल्ली यहां से कितना दूर है भाई? तो कोई कहता है 1300 किलोमीटर दूर है। क्या? अब कहीं भी लिखना हो लंबाई का मात्रक, तो 1300 मीटर लिख दें, 1300 किलोमीटर लिख दें? नहीं, उसकी एक छोटी इकाई है, छोटी माप है, उसको कहते हैं हम लोग उसका मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक कहियो कि व्हाट्सएप पर भेजे ले। लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, समय के लिए। अब देखिए, आप लोग कितने समय से पढ़ रहे हैं? अब देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो आपके यहाँ 9 साल से पढ़ रहे हैं, 9वीं में हैं तो 9 साल से पढ़ रहे हैं, बचपन से हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। कोई बच्चे कह रहे हैं कि 4 साल से पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 3 महीने से पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आजे से तो हम आए हैं ना। अब बताइए कि समय तो सबका है, लेकिन एक ऐसी इकाई होनी चाहिए कि सब को समेट सके उसमें, यानी सब में भाग लग सके। क्लियर? तो उसको सबसे न्यूनतम इकाई सेकंड कह देते हैं। सेकंड से तो सब में लग जाएगा। ये आज का है यानी 2 घंटे से है, 2 घंटा यानी कि 7 दूनी 120 मिनट, 120 मिनट में फिर सेकंड से उसको व्यक्त करके भाग कर दीजिए, लग जाएगा। नहीं, कोई साल में है उसको सेकंड में निकाल दीजिए, फिर उसमें भाग कर दीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड। उससे क्या छोटा होता है क्या? उससे कोई छोटा नहीं है। क्लियर? तो समय का ऐसा मात्रक क्या हुआ? सेकंड। समय का ऐसा मात्रक। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक क्या है। मात्रक हुआ किसी भी इकाई का सूक्ष्मतम रूप, सबसे छोटा रूप। अगर कोई पूछे मात्रक किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? किसी भी इकाई, किसी भी राशि, इकाई या राशि का जो सबसे न्यूनतम अंक है, न्यूनतम रूप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रक कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं, किसी राशि के पूर्ण रूप विवरण के लिए 2 बातों की जानकारी आवश्यक है। पहला तो मात्रक और संख्यांक। कोई भी राशि को अगर व्यक्त करना है ना तो 2 चीज आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहला मात्रक, दूसरा संख्यांक। क्या क्या चाहिए? अब कहिएगा सर हम समझे नहीं बात को। देखिए, अभी अभी तुरंत बताए थे कि अगर आपको समस्तीपुर पूछा जाए कितनी दूरी, क्या बताओगे? 20 सीधे बोल दोगे हो जाएगा? नहीं, तब मात्रक का मतलब हुआ किलोमीटर। मात्रक का मतलब, संख्यांक का मतलब संख्या जो आपने बोला 20, पटना कितनी दूर? 60। तो 60 सीधे बोल देंगे तो काम चलेगा? तो 60 किलोमीटर बोलेंगे ना। यानी दोनों राशि होनी जरूरी है। कौन कौन? तो एक उसका मात्रक होना जरूरी है और संख्यांक जरूरी है। क्लियर? यानी किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए कितन कौन किन चीज चाहिए हमको?
आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये सॉरी गलती हो गया, यहाँ लिखना था हमको भौतिक। क्या लिखना था हमको? भौतिक राशियां किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया भैया बताइए हमको कि भौतिक राशियां क्या है, तब भौतिक जिन नियमों का व्यक्त जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, माने भौतिकी को जिन पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं, इसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिकी को जिन पद में जिन अंकों में व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ये क्या हमारी भौतिक राशियां हैं। ये क्या हमारी? अब देखिए लंबाई है ना, तो उसमें कोई गुण का कोई बात नहीं है। चौड़ाई है ना, उसके गुण की कोई बात नहीं है। बल में गुण का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मीठा, नमकीन, तित्ता कह दिया तो इसका गुण का मतलब हुआ, नहीं हुआ जी? जैसे अब एक गिलास पानी है, वो मीठा है, तो कौन गुण वाला हुआ? वो मिठास गुण है उसमें, नहीं जी, मिठास। देखिए इसी पर एगो हमको याद आया। एक हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, तो उसकी भाभी का नंबर हम अपने मोबाइल में सेव किए मिठास, तो उसकी भाभी अपने मोबाइल में हमारा नंबर सेव कर ली खटास लिख के। हाँ हाँ। तो एक दिन ना बच्चा देखिए हमें मोबाइल में, बोली कि सर जी आप तो अपने हमारे भाभी को मोबाइल का नंबर आप लिख दिए मिठास, क्योंकि उसके भाई का नाम था मिथिलेश। तो हम मिथिलेश नहीं लिखे पूरा, क्योंकि उसका भाई का भी नंबर सेव था, तो उसका भाभी का नंबर भी हम फोन किया था, हम सेव कर लिए, देखो जरूरी पड़े कभी तो लिखे कौन सी मिठास। तो वो लिख दी हमरा, उसमें लिख दी खटास। बताइए कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। हम लिखे मिठास तो वो लिख दी खटास। चलिए आइए किताब की ओर। तो इसीलिए हमको याद आ गया अभी यहाँ पर, नहीं आ जाए किताब की ओर। तो क्या बता रहे थे? द्रव्यमान, समय और बल, ये सब क्या हमारे भौतिक राशियां हैं। ये क्या हमारा? अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक आधारी यानी स्वतंत्र राशि और एक व्युत्पन्न राशि। कौन कौन है? पूछे भौतिक राशियां कितने प्रकार की? कौन कौन? कोई दिक्कत? अगर आपसे ये पूछ दे कि ए भैया बताइए आधारी राशि किसे कहते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती भाई? दो प्रकार की। कौन कौन? तो एक होती है आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अगर आपसे कोई पूछे कि आधारी राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, किसी पर निर्भर नहीं करती है, उसको कहते हैं आधारी राशि। वैसी राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, स्वतंत्र होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसमें आते हैं कौन कौन? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। अब मान लीजिए एक टेबल है, उसकी क्या लंबाई है, माप लो, हो गई उसकी लंबाई, बात खत्म। नहीं, लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 7। इसकी संख्या कितनी होती है? और व्युत्पन्न राशि कौन? तो वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है, आधारी राशि पर निर्भर करती है, तो उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे? जैसे क्षेत्रफल। अब समझिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, नहीं चाहिए? अब आयतन, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चाहिए। अब ये आयतन अकेला नहीं ना आ सकता है भाई, उसको आधारी चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, नहीं चाहिए? उसी तरह से बल है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सब नहीं, गलती गलती लिखा गया है, बल है, बल लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे आप लोग? बल। तो ये सब क्या है? हमारी व्युत्पन्न राशि है, जो दूसरी राशि पर निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशि समझ गया ना? जो दूसरे पर निर्भर करती है। आधारी राशि जो दूसरे पर निर्भर। कोई दिक्कत? आपसे परीक्षा में यही पूछेगा। क्या पूछेगा? कि लंबाई कौन सी राशि है भाई? तो आधारी राशि। क्षेत्रफल कौन सा राशि है? तो व्युत्पन्न राशि। क्लियर? कोई डाउट? चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे हम लोग मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की, देखिए अब क्या कहता है कि इसको जिस मात्रक में व्यक्त करते हैं ना, उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन मात्रकों की पद्धति का मतलब हुआ कि कोई भी मात्रक को हम जिस पद में व्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं मात्रकों की पद्धति। अगर हम आधारी मात्रक में व्यक्त करेंगे तो आधारी मात्रक, और व्युत्पन्न राशि में व्यक्त करेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है? अगर कोई भी राशि है, उसको किस में व्यक्त करेंगे? आधारी राशि में, तो उसको कहते हैं हम लोग आधारी मात्रक। अब व्युत्पन्न में व्यक्त करेंगे
तो व्युत्पन्न मात्रक, बस कुछ नहीं, फर्क यही है। अगर कोई भी इकाई को आप किस में व्यक्त कर दिए, आधारी राशि में, तो आधारी मात्रक कहलाता है। कोई भी राशि को आप किस में व्यक्त कर दिए, व्युत्पन्न में, तो वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धति भी समझ गए कि जिस राशि में व्यक्त करेंगे, अगर आधारी में व्यक्त करेंगे आधारी मात्रक, व्युत्पन्न में व्यक्त करेंगे तो। चलिए, अब मात्रकों की पद्धतियां क्या है समझिए। सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों को, पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। कोई भी इकाई को व्यक्त करने के लिए पूरा समूह लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एक समूह। इस समूह को क्या कहते हैं हम लोग, मात्रकों की पद्धतियां। जैसे पुराने समय में प्रचलित इकाई थी कौन कौन, फुट, पौंड, सेकेंड पद्धति। फुट किसके लिए, तो लंबाई के लिए। पौंड द्रव्यमान के लिए। समय सेकेंड के लिए। ठीक है ना, याद रखेंगे समय के लिए। जैसे देखिए फुट, पौंड, तब फुट किसके लिए, लंबाई, पौंड द्रव्यमान, सेकेंड समय के लिए। तो इसको कहते हैं फुट, पौंड, सेकेंड पद्धति। ये भी पद्धति कहीं पर सच थी, कहीं पर ये पद्धति थी सेंटीमीटर, ग्राम, वही बात। लंबाई के लिए सेंटीमीटर, वजन के लिए ग्राम, समय के लिए सेकेंड। ये क्या कहलाएगा हमारा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति है। फिर वही मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए, समय के लिए। आपने क्या समझा, सेकेंड सौम्य है, यानी सेकेंड सबसे छोटी इकाई है। लेकिन देखिए द्रव्यमान का है 3 हो गया, एगो पौंड हो गया, एगो ग्राम हो गया, और एगो किलोग्राम हो गया। अब लंबाई के लिए फुट हो गया, सेंटीमीटर, मीटर। अब याद रखिएगा, अगर दोनों एक साथ आ जाए, कब, मीटर और किलोग्राम, वजन और लंबाई। अगर लंबाई को आप मीटर में रखेंगे तो वजन को किस में रखेंगे। अब ऐसा नहीं कर देना कि लंबाई को रख देना सेंटीमीटर में और वजन को रख देना किलोग्राम में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्या लिखेंगे, लंबाई को मीटर में तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, और लंबाई को अगर सेंटीमीटर में तो द्रव्यमान को ग्राम में। समझे, समय वाला तो कोनो दिखते नहीं है, क्योंकि 100 में तो सेकेंड है, क्या जी, तो इसके लिए तो कोनो टेंशन ही नहीं है। टेंशन ये दे रहा था, तो ये टेंशन को हम सॉल्व कर दिए ना। कैसे करेंगे हम लोग, कि अगर लंबाई को हम किस में व्यक्त करेंगे, अगर वही द्रव्यमान है तो किस में, अगर लंबाई को हम सेंटीमीटर में तो ग्राम में। अब उल्टा पुल्टा मत कर दियो, सेंटीमीटर में किलोग्राम, किलोग्राम में सेंटीमीटर, ऐसा मत कर देना, नहीं तो मामला क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। कोई दिक्कत, तो आपने समझा कि कुछ प्रचलित इकाइयां थी जिसको हमने मापने का तरीका देखा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है समझिएगा। अब देखिए ये सब तो कहीं कहीं और जगह प्रसिद्ध था, कोई भारत में प्रसिद्ध था, कोई फ्रांस में प्रसिद्ध था, कोई अमेरिका में प्रसिद्ध था, नहीं, कहीं अलग अलग तरीके से लोग सब तरह के मापते थे। क्या, और अपने भारत में तो मालूम होगा, आप लोग देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे, क्या करते थे, वो छिट्टा वाला डलिया का बनाते थे थी तराजू। अपने यहाँ पुराने जमाने में बहुत सारे घरों वार में, जैसे मान लीजिए कुमकुम का घर है, अभी इनके दादाजी को खाद उद मापना होता था, अनाज उनाज, तो इनके लिए तराजू कौन होता था, तो 2 गो छोटका छोटका दौरी रखते थे, और में 3-4 गो जो है छिद्र करके रस्सी बांध के, एगो लकड़ी डंडी जिसको कहते हैं, डंडी में लगा देते थे दोनों तरफ। एगो छिट्टा तनिए भारी रहता था, एगो हल्का रहते थे, तो एगो तरफ एगो ईंटा बांध देते थे बराबर करके। हाँ, अब तब तब देते 1 धारा 2 धारा 3 धारा, अपने यहाँ चलता था ये सिस्टम। तो वो तब सब समझिए माप का अलग तरीका था हमारे यहाँ। लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो फुट, पाउंड, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, है ना, इस तरह की पद्धतियां प्रसिद्ध थी। लेकिन क्या हुआ कि 1960 में कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भौतिकी शास्त्रियों ने सोचा कि इस पर मंथन किया जाए। सब जगह अलग अलग माप हैं, अमेरिका में कुछ है, फ्रांस में कुछ है, भारत में कुछ है, रूस में कुछ है, तो सबको एक निचोड़ निकाला गया और वो लोग बैठ के 6 राशियों का एक आकलन किया, तौला, मापा कि कैसे इसको व्यक्त किया जाए। तो पहले तो 6 राशि को व्यक्त किए, बाद में फिर एक और
पदार्थों को उसमें उसने जोड़ दिया और जोड़ करके सातवां आधारी मात्रक तैयार किया, जिसको कहा गया मोल। क्या कहा गया? पहले कितने राशि का तैयार किए? पदार्थ का 6 राशियों को तौले, फिर एक राशि और तौले और 7 राशियों को तौल करके और उन्होंने सातवां आधारी मात्रक व्यक्त किया, जिसका नाम रखा मोल। कोई दिक्कत? तो 7 आधारी मात्रक को वो क्या कहे? लेकिन दूगो और छूट गया जो भौतिक अवस्था में ना होती है। तो कौन कौन? तो एक होता है, याद रखेंगे, ये क्या कहते हैं, समतल कोण, और एक घन कोण होते हैं। ये भौतिक गुण वाले नहीं होते हैं, इसको अलग रख दिया गया, उसका नाम रखा गया तो संपूरक राशियां। क्या कहा गया? ये ना भौतिक में नहीं था, ये भौतिक गुण वाला। तो कौन कौन? तो समतल और घन कोण। ठीक है, ले यहां सातवां धारी मात्रक जो मोल था ना, इसको किसने व्यक्त किया? फ्रांस में। कब? 1660 में। लेकिन सॉरी 1960 में। कब हुआ? 1960। लेकिन केवल फ्रांस वाला था उसमें? नहीं भाई, पूरे विश्व के जो अच्छे अच्छे भौतिक शास्त्री थे, सब लोग उसमें बैठे हुए थे। तो इसको कहा गया कि ये केवल फ्रांस के लिए लागू नहीं होगा, केवल रूस के लिए लागू नहीं होगा, पूरे विश्व के लिए लागू होगा। यानी इंटरनेशनल यूनिट होगा। ये क्या होगा? इंटरनेशनल। क्या होगा? यूनिट, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के लिए उसका क्या नाम रखा? एसआई मात्रक। क्या रखा उसका नाम? यानी इंटरनेशनल सिंबल, अंतरराष्ट्रीय प्रतीक, इंटरनेशनल सिंबल, अंतरराष्ट्रीय प्रतीक, इसलिए उसका नाम रखा गया एसआई। ठीक है, मात्रक। क्या बोले? सॉरी, ये गलती हो गया। क्या बोलेंगे हम लोग? एसआई। एसआई मात्रक। क्या लिखेंगे हम लोग? एसआई मात्रक। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो एसआई मात्रक समझ गए। अब थोड़ी सी बातें हमें बची हुई है। एसआई मात्रकों को लिखते समय ना कुछ नियम होता है, और कौन कौन नियम होता है समझेंगे। किसी भी मात्रकों को संकेत हिंदी में नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा। कोई भी राशि को अगर मात्रक संकेत में लिखेंगे ना, तो हिंदी में मत रखिएगा। जैसे एक आप लिखते हैं किलो, डॉट मार देते हैं, सेमी ई कर देते हैं, ये गलती है। सेमी है ना, संकेत हिंदी में नहीं होता है, अंग्रेजी में होता है। एक पहली बात याद रखेंगे। दूसरा है, संकेत का कोई भी अक्षर पहला जो होता है ना, वो कैपिटल नहीं होता है, बड़का अक्षर मत लिखिएगा। क्या लिखेंगे? हाँ, एक में होता है बड़का वाला। कौन में? तो ताप में, केल्विन में, वहां के बड़का होता है। बाकी सारे जगह जैसे सेंटीमीटर, मीटर, फीटर जो भी होगा ना, वो किस में लिखेंगे हम लोग? छोटका में लिखेंगे। बड़का एम मत कर दीजिएगा, 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर है तो 1 के एम ना कर दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए के दो बातें, एक पहला तो हिंदी में नहीं होगा, कैपिटल नहीं। तीसरा, मात्रकों को बहुवचन नहीं होता है। अब 5 मात्रक हैं, मान लीजिए 5 यूनिट, तो 5 मीटर्स कर देंगे तो होगा? नहीं, मीटर होगा। 5 सेंटीमीटर्स कर देंगे, होगा? 5 सेकेंड्स कह देंगे, सेकेंड्स, अच्छा होगा? नहीं, 5 सेकेंड। मात्रक को हम लोग प्लुरल नहीं करेंगे। आगे, मात्रक के लिए ग्राम जी देंगे। अगर ग्राम का रहेगा तो केवल जी देंगे, जी एम मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाता है, वो ग्राम मीटर हो जाता है। तब क्या हो जाता है? वो तो गलती हो जाएगा। तो ग्राम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ताप को हम लोग किस में लिखते हैं? केल्विन में। तो वहां पर बरका के हम लोग लिख सकते हैं। और ताप को हम लोग अलग अलग इकाई में भी मापते हैं। देखिए, जैसे आप लोग के यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, बुखार चेक करवाते हैं आप लोग, तो किस में व्यक्त करते हैं? वो डिग्री सेल्सियस में। किसमें? लेकिन प्रयोगशाला में डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, वहां केल्विन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? और 0 डिग्री बराबर, 0 डिग्री सी बराबर तापमान कितना होता है? 273.15। कितना होता है? 273.15 केल्विन। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का तापमान अभी 100 डिग्री सी है, तो केल्विन में कितना होगा? 373 होगा। नहीं, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का तापमान अभी 50 है, केल्विन में कितना? तो 273 में 50 को जोड़ दीजिए। क्लियर? अगर केल्विन में अगर कोई कह दे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के शरीर का तापमान 333 केल्विन है, तो बताइए डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो उसमें से 273 घटा देंगे। केल्विन में दिया रहेगा तो 273 घटा लेंगे, और डिग्री में रहेगा तो 273। बस मामला यही है।
क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कौन सी? केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से। तो आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नहीं तो आज के लिए इतनी ही रहेगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाकी सारे बातों को आप लोग देखते रहेंगे, कल हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। नहीं तब तक के लिए जय भारत।